नमस्कार दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक इलाके की है। कन्नौज की ही रहने वाली वर्षा नाम की एक लड़की, जिसने हाई स्कूल की परीक्षा जब पास किया तभी से इसके सपने ये बन चुके थे कि आगे चलकर इसको कुछ नहीं करना, एक स्कूल में टीचर बनना है। धीरे धीरे करके वर्षा अपने उसी सपने को साकार करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती गई और इंटरमीडिएट करती है, ग्रेजुएशन करती है, बीएड वगैरह करती है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि शायद इसके जिंदगी में कोई सरकारी नौकरी लिखी ही नहीं थी कि ये सरकारी अध्यापक बन जाए। लेकिन वर्षा एक दृढ़ संकल्पी लड़की थी। इसने अपनी जिद के आगे हार नहीं माना। परिवार वाले ये कहते रहे कि बेटा अब उम्र हो चुकी है, शादी कर लो, कोई अच्छा घर रिश्ता देखकर तुम्हारा शादी करवा देते हैं। लेकिन वर्षा परिवार वालों की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। उम्र भी इसकी अब 30 साल के ऊपर की हो चुकी थी। परिवार वालों की बड़ी चिंता रहती थी कि बड़ी बेटी है, जवान बेटी घर में है, समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा। और इधर वर्षा परिवार की बात ही नहीं मान रही थी। वर्षा के दो बड़े भाई थे जो बाहर देश विदेश में अपना व्यापार वगैरह करते थे, कमाते धमाते थे। पिताजी जो थे एक रिटायर्ड कर्मचारी थे, जो कि ग्रुप डी की जॉब से रिटायर हुए थे। पैसा इन्होंने वर्षा की शादी में खर्च करने के लिए अच्छा खासा रकम इकट्ठा करके रखे हुए थे। लेकिन वर्षा अपने जिद के आगे किसी को नहीं सुनती थी। इसने अंततः एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला ले लिया। वहां पर अध्यापक के पद पर नियुक्त हो जाती है। पहले तो महीने का 10,000 रुपए की सैलरी से नियुक्त होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जब 4-6 महीने पढ़ाने लगती है, रिस्पॉन्स उस स्कूल वालों को अच्छा लगता है। वर्षा का जो डिग्रियां थी, वर्षा का जो प्रोफेशन था, वर्षा जिस तरीके से लड़कों को पढ़ा लिखा रही थी, उन सारी चीजों को देखते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक को ये लगा कि वर्षा का सैलरी बढ़ा देना चाहिए। बस उसी को देखते हुए 2,000 की सैलरी में और बढ़ोतरी कर दी गई वर्षा की। अब ये महीने का 12,000 पाने लगी। वर्षा बड़ी खुश रहने लगी कि धीरे धीरे करके मेरी सैलरी इसी तरीके से 15-20 हजार पहुंच भी जाएगी और मैं अगर कोचिंग क्लासेस देना शुरू कर दूंगी बच्चों को तो और भी अच्छा कमाने लगूंगी। कहीं ना कहीं अब वर्षा को पैसे की भूख लग गई और पढ़ाई कराने की और करने की लत लग चुकी थी। लेकिन अब परिवार वालों को यह लगने लगा कि वर्षा किसी की बात नहीं सुनेगी, जबरन इसकी शादी कहीं ना कहीं करना होगा। वर्षा के पीठ पीछे ही वर्षा के पिताजी, जिनका नाम अमरदीप था, उन्होंने एक प्रदीप नाम के लड़के से वर्षा की शादी फिक्स कर डाली। यानी कि वर्षा की फोटो भेज दिए, प्रदीप की भी फोटो आई। दिखने में प्रदीप बहुत सुंदर था, उम्र इसकी भी 34-35 साल ही थी। प्रदीप कोई नौकरी नहीं करता था, लेकिन घर मकान इतने अच्छे, करोड़ों के मकान थे, गाड़ियां कई सारी घर पे मौजूद थी। बिजनेस इतना अच्छा खासा प्रदीप का चलता था, वो भी एक नहीं कई सारे बिजनेस। इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद वर्षा के पिता प्रदीप से बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने ठान लिया कि पैसा चाहे जितना खर्च होगा, अब वर्षा की शादी इसी बड़े घराने में उनको करनी है। अब वर्षा जब स्कूल से आती है तो शाम का वक्त होता है, तो वर्षा को बैठाकर वर्षा के पिता उससे बात करने लगते हैं और कहते हैं, बेटा हाथ जोड़ रहा हूं, आज मेरी बात मान ले, तो मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, तुझे शादी करना ही है तो करना है। अब वर्षा के समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कहे क्या ना कहे। वर्षा ने अपने पिता को वहीं पर मना कर दिया कि पिताजी मेरी शादी के बारे में आप सोचिए ही मत, मुझे भी और कुछ करना है। अब वर्षा के पिता थोड़ा वर्षा के ऊपर झल्लाए और गुस्से में आए और कहने लगते हैं, पागल, 40 साल तक तुझे करना है, 50 साल तक करना है, तू बूढ़ी हो जाएगी तब तक करना है, मेरी बात मान, तू मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये समाज क्या कहेगा, मैं तेरी शादी कैसे भी करा के छोड़ूंगा। वर्षा भी गुस्से में आकर झिझक में अपने पिता से सीधा यह कह देती है, पिताजी मैं अपने मर्जी से शादी करूंगी, मुझे एक लड़का पसंद है। अब वर्षा के पिता तो 2 मिनट तक तो चुप ही रह गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे के सामने वो क्या बोले। उसके बाद वो चुपचाप बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वर्षा की माँ से कहते हैं कि जाके उसको समझाओ और मनाओ, आखिर वो कौन लड़का है जिसको पसंद करती है, किससे शादी करना चाहती है। अब वर्षा की माँ वर्षा के पास जाती है और पूछती है, बेटा देख तेरे पिता बड़े चिंतित हो गए हैं तेरी इस बात और भावना को सुनकर, कौन सा लड़का है, किससे तू प्यार करती है, किससे शादी करना चाहती है। वर्षा सीधा कहती है कि माँ मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में भी वो भी अध्यापक है, वो महीने का 15,000 कमाता है, बहुत शिक्षित है, बहुत सुंदर है, तू देखेगी देखते ही रह जाएगी, इतना अच्छा लड़का है। अब वर्षा की माँ अपनी बेटी वर्षा को खूब समझाती है, लेकिन वर्षा अपनी माँ की एक ना सुन रही थी।
वर्षा की माँ सीधा आती है वर्षा के पिता के पास, उनको सारी सच्चाई बताती है। बताने के बाद जब उसके पिता इन सारी सच्चाइयों को सुनते हैं तो वर्षा के ऊपर और गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद वर्षा के भाइयों के पास फोन लगाकर इन सारी बातों को बताते हैं। उधर से वर्षा के भाइयों भी वर्षा के पास फोन लगाकर एक से एक तनाव दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वर्षा भी भाइयों के दबाव में आकर, माता के दबाव में आकर, पिता के दबाव में भी आकर करीब 15 दिनों बाद इस शादी को स्वीकार कर लिया और अपने पिता से रोते हुए कहती है, पिताजी मुझसे गलती हो गई, आप जैसे कहोगे मैं वही शादी कर लूंगी। बेटी का मन इस तरीके से बदलता हुआ देख एक बाप और एक माँ घबरा गए कि जो बेटी सुनने को तैयार नहीं थी, आज वो बेटी कह रही है हाँ मुझे वही करना है। उसके बाद फिर क्या था, एंगेजमेंट का रस्म, शादी का डेट फिक्स हुआ, सब कुछ वादे के मुताबिक हो गया। अब प्रदीप घोड़ी चढ़कर गाने बजाने के साथ अगवानी करता हुआ वर्षा के दरवाजे पर आता है और बारातियों का अच्छे से स्वागत करते हैं वर्षा के पिता। सब कुछ एक नॉर्मल व्यवस्था की तरह होता है, जैसा सब लोग करते हैं दुनिया में, उसी तरीके से ये भी एक शादी थी। सुबह होता है, वर्षा को विदा कराकर प्रदीप अपने घर पर ले जाता है धीरे धीरे करके। वहां सब कुछ नॉर्मल था, यानी कि टोटल अब वर्षा के शादी को उसके ससुराल में 8 से 9 दिन हो चुके थे। लेकिन वर्षा अपने पति प्रदीप से खुलकर बात नहीं करती थी। प्रदीप को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन पूछने की हिम्मत प्रदीप नहीं कर पाया। यानी कि दूल्हे के मन में हमेशा ये चलता था कि अगर मैं कहीं से पूछ लूं, कोई उल्टी सीधी जवाब ना दे दे। हो सकता है घर की इकलौती बेटी थी, माँ बाप के बिछड़ने के बाद इसको इस तरीके से दर्द हुआ हो सकता है 2-4 महीने इसी तरीके से आए जाए तो सेट हो जाए। तमाम प्रकार की बातें प्रदीप के जहन में चलने लगती। लेकिन एक दिन हद तो यह हो गया जब प्रदीप रात में सोया हुआ था, 4 बज रहे थे सुबह के, और वर्षा किचन में जाती है और 5 लीटर का तेल का डब्बा रखा हुआ होता है किचन में। उन सारे तेल को एक बड़े से भगोना होता है उसमें गर्म करती है, खूब उबालती है और उबालने के बाद सीधा पकड़ कर लाती है और प्रदीप के सीने और चेहरे पर फेंक देती है खौलता तेल। अब खौलते तेल का जब सीधा शरीर पर असर होता है, प्रदीप चिल्लाने लगता है, चिल्लाता है कि तुरंत बेहोश हो जाता है। प्रदीप की उस बेहोशी की हालत में वर्षा ने प्रदीप के प्राइवेट पार्ट पर भी वार कर दिया, जिससे कि प्रदीप की बस कुछ ही मिनट में उसी जगह पर, उसी बिस्तर पर मौत हो गई। अब धीरे धीरे करके परिवार के लोग जब तक कमरे में पहुंचते तब तक सब कुछ तमाम हो चुका था। अब वर्षा भी बैठकर एक कोने में रो रही थी। सारे परिवार के लोग जब देखते हैं कि दुल्हन ने ये क्या कर दिया, उसके बाद लोग पहले दुल्हन को थोड़ा धमकियां देते हैं। 1-2 लोग परिवार के तो गुस्से में हाथ भी उठा देते हैं। परिवार के कुछ लोग इधर उधर बातें ही कर रहे थे कि अगल बगल के पड़ोसी भी इकट्ठा होने लगे उस कमरे में, और प्रदीप को मरा हुआ देख सारे के सारे लोग हैरान हो गए, आखिर चल क्या रहा था। आज शादी के 9-10 दिन हो गए, फिर दुल्हन ने ऐसा क्यों कर दिया। पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस पहुंचती है। पहले तो वर्षा को कस्टडी में लेती है, कस्टडी में लेने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब वर्षा के भी भाई और वर्षा के भी माता पिता थाने पहुंचते हैं, इधर प्रदीप के भी परिवार वाले थाने पहुंचते हैं। वहां पूरी सच्चाई वर्षा से जाना जाता है कि आखिर क्या सच में कहीं प्रदीप वर्षा को परेशान तो नहीं कर रहा था, मार तो नहीं रहा था, जिस वजह से वर्षा ने ऐसे बड़े कदम उठाए। अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद वर्षा सीधा रोते हुए कहती है, मुझे ये पसंद ही नहीं था, मेरी शादी बिना मर्जी के की गई है, मेरी मर्जी शादी की थी ही नहीं, मैं इस लड़के से शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैंने सीधा सोच लिया मेरे परिवार वाले अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी कहीं किए हैं तो मेरी जो इच्छा है मैं वही करूंगी, चाहे मुझे जेल में डालो, फांसी चढ़ा दो, कुछ भी हो जाए। उसके बाद न्यायालय में दूसरे दिन वर्षा को पेश किया जाता है। न्यायालय वर्षा को जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद अब दोनों परिवार में एक सन्नाटा सा छा गया है, इधर वर्षा के भी परिवार में, इधर प्रदीप जो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, घर का एक चिराग था, वो भी इस दुनिया से चला गया। सोच कर आप देखो मेरे दोस्त, एक कहानी आपको किस जगह पर सोचने पे मजबूर करती है। जहां हम लड़कियों की जबरन शादी इधर उधर कर देते हैं उनसे बिना पूछे। मैं तो यही कहूंगा, आप जब भी अपने बेटे की शादी करो या बेटियों की शादी करो, एक बार उनका राय ले लो, उनसे जान लो क्या करना चाहती है, कहां शादी करना चाहती है। नहीं तो आपके एक बड़े डिसीजन से, एक छोटे डिसीजन से किसी का घर उजड़ सकता है, किसी का बेटा जा सकता है, किसी की बेटी जा सकती है। बस इस कहानी का मकसद यही था, जागरूकता फैलाना।
अब आगे जो भी आपको कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। क्या नई नवेली दुल्हन वर्षा ने अपने नए नवेले दूल्हे को इस दुनिया से खत्म कर कर सही किया या गलत किया, कमेंट जरूर करना दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरीके से कहानियां स्टोरी क्राइम स्टोरी आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।